द्वारकानाथ ने सबसे छोटी पुत्री चैताली के लिए वर खोजने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रत्येक प्रत्याशी में कोई न कोई कमी नज़र आ जाती। 3-4 साल की जद्दोजहद के बाद अनूप उन्हें पसंद आया। देखने में राजकुमार सा, किसी विदेशी कंपनी में लाखों का वेतन पाता था। कोई ऐब नहीं, बस 2 भाई और बड़ा सा अपना मकान। 2 बच्चों के बाद 10 साल के अंतराल में चैताली हुई थी। बस लाड़ प्यार में सिर चढ़ा लिया था। किसी को कुछ ना समझना उसकी फितरत हो गई थी। शादी के बाद चैताली बहुत खुश थी, लेकिन धीरे धीरे उसे कुछ बातें अखरने लगी जो द्वारकानाथ पता नहीं कर सकते थे। अनूप का बड़ा भाई गगन बहुत छोटी सी नौकरी करता था और अक्सर बीमार रहता था, जिसके कारण घर का सारा खर्च अनूप की तनख्वाह से चलता था। अनूप को गगन और बिंदिया के 6 साल के पुत्र चिराग से बहुत प्यार था, तो उसने उसका दाखिला एक महंगे और बड़े पब्लिक स्कूल में करवा दिया था, जिसका सारा खर्चा भी वही उठाता था। ये सब बातें चैताली को नागवार गुजरी। उसको लगता उसके पति की कमाई पर केवल उसका हक है, और इस तरह वो अपने परिवार पर लुटाएगा तो भविष्य के लिए क्या बचेगा। उसका आक्रोश और चिड़चिड़ापन अपने जेठ के परिवार की तरफ बढ़ने लगा। बिंदिया सीधी और समझदार स्त्री थी, चैताली की मनोदशा को समझ रही थी, इसलिए खामोशी से घर का काम करती और चैताली से बहुत सोच समझ कर बोलती। जब चैताली के पुत्र हुआ तो उसने बहुत स्नेह से जच्चा बच्चा की देखभाल की, लेकिन चैताली अपने अंदर उपजती कटुता को कम नहीं कर पा रही थी। उसको लगता जब जेठ की कमाई इतनी है तो चिराग को किसी साधारण स्कूल में क्यों नहीं डाल देते, या जब देखो तब जेठ जी को कोई ना कोई तकलीफ़ होती रहती है तो किसी सरकारी अस्पताल में क्यों इलाज नहीं करवाते, हर बार महंगे अस्पताल में ही क्यों जाते हैं। उसने कई बार अनूप से जब ये बात की तो पहले वह हंसी में टाल जाता था, लेकिन फिर बात शुरू करते ही चिढ़ने लगा और उन दोनों के बीच यह कलेश का मुद्दा बन गया। उसने साफ कह दिया कि वह अपने बड़े भाई के परिवार को मझधार में नहीं छोड़ेगा, और जिससे उससे जितनी सहायता बन पड़ेगी वह अवश्य करेगा। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों में चैताली की बहन कावेरी 1 हफ्ते के लिए अपने मायके और 1 हफ्ते चैताली के पास रहने आती है। उसकी बड़ी बेटी समिता चिराग की हम उम्र थी, दोनों की बहुत पड़ती। जब भी छुट्टियों में मिलते सारा दिन खेलते और दुनिया भर की बातें करते। चैताली जब अपने दिल की बात कावेरी को बताती है तो वह भी अनूप की तरफदारी करती है। कहती है वह कैसे अपने भाई को परेशानियों को अनदेखा कर सकता है। चैताली चिढ़कर कहती है, दी तू रहने दे, ये सब आदर्शवादी बातें किताबी होती हैं। तुझे अगर जीजू की तनख्वाह किसी और पर लुटानी पड़े तब देखती हूँ कितनी भली बनकर रहती है। कावेरी समझ गई चैताली को समझाना पत्थर की दीवार पर सिर फोड़ने जैसा है। अनूप का वेतन अच्छा था, लेकिन बढ़ते खर्च और पत्नी की चिक-चिक से वह परेशान हो गया था। जब कंपनी की तरफ से 5 साल का विदेश जाने का मौका मिला तो उसने तुरंत हाँ कर दी। उसे लगा अब अधिक आमदनी होगी तो खर्चों की चिंता कुछ कम होगी और चैताली का गुस्सा शांत रहेगा। चैताली ने सुना तो आग बबूला हो गई। पति से इतने साल इतनी दूर रहना उसे गवारा नहीं था। उसे लगा जेठ के परिवार के कारण उसे पग पग पर कुर्बानियाँ देनी पड़ रही हैं। उसे बिंदिया की शक्ल से भी उकताहट होने लगी थी। उसका बस चलता तो वह अनूप के साथ अमेरिका चली जाती। उसका पुत्र सुहास अभी छोटा था और रहने की व्यवस्था करने में अनूप को कुछ समझ चाहिए था। वह मन महसूस कर रह गई। पति को भारी मन से विदा किया। चैताली के लिए दिन काटने मुश्किल हो जाते। बिंदिया से बात करने का उसका मन नहीं होता था। उधर गगन को जब देखो तब कुछ ना कुछ तकलीफ रहती। कभी बुखार चढ़ता तो उतरता मुश्किल से, तो कभी उल्टी दस्त। ज़्यादा छुट्टी करनी पड़ी तो नौकरी भी हाथ से गई। अब तो पूर्ण रूप से अनूप पर आश्रित हो गए। बिंदिया को बहुत संकोच होता देवरानी से पैसे मांगने में, लेकिन क्या करती, मजबूरी थी। फिर गगन की कमजोरी बढ़ती जा रही थी।
उसे खाया पिया बिल्कुल नहीं लग रहा था। बिंदिया की चिंता बढ़ती जा रही थी। चैताली का व्यवहार दिन पर दिन रूखा होता जा रहा था। उसके मन में बिंदिया के लिए सहानुभूति नहीं थी। वह बिंदिया की परेशानी को ना समझकर उस पर झल्लाती रहती। आखिर दिल कड़ा कर कर बिंदिया ने चैताली से कहा कि एक बार गगन के सारे टेस्ट करवा ले, कहीं अंदर ही अंदर शरीर में कोई बड़ी बीमारी ना बन गई हो। चैताली को बहुत गुस्सा आया। जानती थी अच्छा खासा मोटा बिल आएगा और कोई बड़ी बीमारी निकल तो गई तो इलाज भी करवाना पड़ेगा। उसको लगा बस बहुत हो गया, अब जेठ के परिवार से किसी भी तरह पीछा छुड़ाना पड़ेगा। आखिर कब तक उनकी सहायता करती रहेगी। उसने बिंदिया के समक्ष एक शर्त रख दी कि वह जेठ का फुल बॉडी चेकअप करवा देगी और कुछ परेशानी सामने आई तो इलाज भी करवा देगी, लेकिन गगन को मकान का अपना आधा हिस्सा चैताली के नाम करना होगा। गगन को यह शर्त बिल्कुल मंजूर नहीं थी। उसे लगा उससे कुछ हो गया तो बिंदिया और चिराग कहाँ जाएंगे। लेकिन बिंदिया को उस समय केवल पति की सेहत की चिंता थी। उसने कह सुनकर गगन से मकान चैताली के नाम करवा दिया। चैताली के चित्त को बड़ी तसल्ली हुई। गगन के दुनिया भर के टेस्ट हुए और अंत में रिपोर्ट से निष्कर्ष निकला कि गगन को कैंसर है। बिंदिया तो सुनकर अंदर तक हिल गई। गगन भी चिंता के कारण सुन्न सा हो गया। पल्ले पैसा नहीं और इतनी भयंकर खर्चीली बीमारी, इससे भी अधिक चिंता उसे बिंदिया और चिराग की हो रही थी। अनूप को जब फ़ोन पर पता चला तो सकते में आ गया। इतना दुखी हुआ कि तुरंत भारत आने की सोचने लगा। फिर लगा आने जाने में पैसा खर्च करेगा, उससे अच्छा तो भाई के इलाज में लगे, वह पैसा तो ठीक रहेगा। वह मन मार कर रह गया, लेकिन रोज़ फ़ोन करके चैताली से एक एक जानकारी अवश्य लेता। वहाँ डॉक्टर से भी गगन की रिपोर्ट दिखाकर सलाह लेता। गगन का इलाज चल रहा था। उसका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं रही थी कि वह ठीक हो जाएगा। बिंदिया मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत थकान महसूस करने लगी थी और चैताली के लिए पैसों की व्यवस्था करना बहुत कठिन हो रहा था। कितना पैसा लग चुका था और कीमोथेरेपी जैसे महंगे इलाज के लिए और पैसा चाहिए था। चैताली को कुछ पैसा अपने पिता से उधार लेने पड़े। चिराग अपने पिता की हालत देखकर बहुत डरा सहमा रहता। बस किसी तरह पिता ठीक हो जाएं, यही कामना करता रहता। सर्दियों की छुट्टियां थीं। कावेरी अपने तीनों बच्चों के साथ आई थी एक हफ्ते के लिए। समिता चिराग को ढूंढ रही थी। सारा घर छान मारा, वह कहीं दिखाई नहीं दिया। फिर बगीचे के एक कोने में बैठा हुआ दिखाई दिया। सुबह रहा था। समिता को देखते ही आंसू पोंछकर खड़ा हो गया अंदर जाने के लिए। समिता ने हाथ पकड़कर उसे रोका और स्वयं उसके पास बैठ गई। उसकी आंखों में सहानुभूति देखकर चिराग कांपते स्वर में बोला, मुझे बहुत डर लग रहा है, पापा बहुत बीमार हैं। इतने दिनों से चिराग बहुत अकेला महसूस कर रहा था। दिमाग में डर और चिंता ने डेरा जमा रखा था, लेकिन किसी के पास समय नहीं था उसकी बात सुनने का। माँ जब घर होती तो इतनी थकी और उदास होती कि वह कुछ कह नहीं पाता और चाची से बात करने की उसकी कभी हिम्मत ही नहीं हुई। अब समिता के साथ बैठा वह अक्सर अपने पापा की बातें करता। कितना प्यार करते हैं उससे, कैसे उसके लिए तोहफे लाते और उसे घुमाने ले जाते थे। एक हफ्ता बीत गया था कावेरी को आए हुए और गगन की तबीयत संभल नहीं रही थी। आखिर डॉक्टर ने जवाब दे दिया और गगन का निधन हो गया। कावेरी ने अपना जाना स्थगित कर दिया। अनूप भी आया और गगन का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस बीच समिता चिराग का बहुत ध्यान रखती, उसके खाने पीने का और ज़रूरतों का। हर समय उसके पास बैठी रहती। वह अपने पिता को याद करके रोता तो चुपचाप सुनती रहती और कभी कभी उसके दुख से दुखी होकर स्वयं भी रो पड़ती। दोनों के दिल के तार ऐसे जुड़ गए कि कई बार बिना बोले ही दोनों एक दूसरे की मन की बात समझ जाते। 15 दिन बीत गए थे। अनूप भी वापस अमेरिका चला गया था। घर में अजीब सी खामोशी बिखरी हुई थी। चैताली ने बिंदिया से कह दिया कि एक हफ्ते में
वह घर छोड़कर कहीं और चली जाए। बिंदिया तो ये बात सुनकर अवाक रह गई और कावेरी को चैताली का ये रवैया अच्छा नहीं लगा। उसने अकेले में चैताली को समझाते हुए कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है। एक बेसहारा विधवा औरत को तू घर से निकाल रही है। चैताली, क्या करूं? इस औरत ने जोंक की तरह खून चूसा है मेरा। आज हमारे अकाउंट में एक पैसा नहीं है अपने और बच्चे के भविष्य के लिए। कहने को इतना अच्छा पैकेज मिलता है अनूप को, अब इस औरत को एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती अपनी आंखों के सामने। कावेरी, बिंदिया स्वाभिमानी औरत है, यह उसकी मजबूरी है कि उसे तुम पर आश्रित होकर जीना पड़ रहा है। चैताली, अब ये घर मेरे और अनूप के नाम है, इसलिए अब उसके यहाँ रहने की कोई मतलब ही नहीं है। कावेरी, मकान तूने बिंदिया की मजबूरी का लाभ उठाकर अपने नाम कराया है। ठीक है, तूने इलाज पर खर्च करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन मकान की कीमत के हिसाब से वह बहुत कम पैसे थे। भगवान से डर, एक विधवा की आह मत ले। यही जाने अनजाने किए गए पाप में हमें भुगतने पड़ते हैं। लेकिन चैताली पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। चिराग ने सुना तो हतप्रत रह गया। उसके दिमाग में सवालों की झड़ी लग गई। भला अपना घर क्यों छोड़े, कहाँ जाएंगे? पिता के जाने से वह बहुत दुखी था और अब घर भी छूट जाएगा जहाँ उसकी यादें बिखरी पड़ी थीं। बिंदिया परेशान थी कि कहाँ जाएगी अपने पुत्र को लेकर, लेकिन समझ रही थी चैताली इतना उकता चुकी है, उससे गुहार करने का मतलब है अपने स्वाभिमान को बिल्कुल ही कुचल देना। एक हफ्ते क्या इंतज़ार करना। उसने अपना थोड़ा बहुत जो भी सामान था समेट लिया और चलने की तैयारी कर ली। सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा था, चिराग और समिता को समझ नहीं आ रहा था क्या करें। जब बिल्कुल ही बिंदिया 2 सूटकेस लेकर चिराग का हाथ पकड़कर बाहर जाने लगी तो समिता ने जल्दी से एक कागज़ पर अपने घर भोपाल का फ़ोन नंबर लिखकर चिराग के हाथों में थमाते हुए कहा, जहाँ भी जाओ किसी भी तरह मुझे फ़ोन ज़रूर करते रहना। अपने बारे में बताने के लिए हमारा संपर्क नहीं टूटना चाहिए। रोते हुए चिराग ने वह कागज़ अपनी जेब में डाल लिया। कावेरी ने एक बार और चैताली को समझाने की कोशिश की, लेकिन चैताली ने अपना दिल पत्थर का कर लिया था। वह कमरे से बाहर तक नहीं निकली। कावेरी का फिर वहाँ मन ही नहीं लगा। 1-2 दिन में अपने बच्चों को लेकर वह भी भोपाल चली गई। बिंदिया चिराग को लेकर अपने मायके कानपुर आ गई, जहाँ उसका बड़ा भाई गिरधर किसी स्कूल में अध्यापक था। 3 बच्चों का लालन पालन उसके लिए भारी पड़ रहा था। 2 और का आगमन उसकी पत्नी शालिनी को अखर गया। चिराग को समझ नहीं आ रहा था इस बार मामी और बच्चों के तेवर बदले हुए क्यों हैं। पहले आता था, दौड़ दौड़ कर अपने नए खिलौने दिखाते, मामी लाड़ से नए व्यंजन बना के खिलाती, मामा घुमाने ले जाते। लेकिन अब बच्चे अपना सामान छुपाते, आवश्यकता पड़ने पर एक पेंसिल देने में भी झुंझला जाते। मामी से अब डिब्बे में रखा एक बिस्कुट भी मांग लेता तो आंखें दिखा देती। पहले मामी माँ को काम नहीं करने देती थी, लेकिन अब माँ हर काम में हाथ बटाती, तब भी मामी ताने मार देती। जब वह मामी की तरफ गुस्से में देखता तो माँ आंखों से खामोश रहने का इशारा करती। बाजार से कुछ भी सामान मंगवाना होता, मामी उसे पढ़ते हुए उठा देती। उसे इस बार मामा के घर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। कई बार मन करता समिता से फ़ोन पर बात करने का, लेकिन मामी फ़ोन को हाथ नहीं लगाने देती। उसे 1-2 बार फ़ोन के आसपास देखकर सख्त लहजे में बोली, खबरदार जो फ़ोन को हाथ लगाया, बिल क्या तेरा बाप भरने आएगा ऊपर से। दोनों माँ बेटा बहुत रोए थे उस रात। उधर समिता का बुरा हाल था। 5 महीने हो गए थे, चिराग का कोई फ़ोन नहीं आया था। वह फ़ोन के आसपास डटी रहती। कहीं चिराग का फ़ोन आया और उसकी बात ना हुई तो वह कल्पना करती चिराग अपनी माँ के साथ दर-दर की ठोकरें खा रहा होगा, न जाने कहाँ रहता है, क्या करता है। कुछ फिल्मों के दृश्य उसकी आंखों के आगे घूम जाते। उधर गिरधर सपरिवार 2 दिन के लिए ससुराल किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में गया। चिराग को मौका मिल गया, फ़ोन मिलाया
तो समिता के पिता ने फ़ोन उठाया। उनकी आवाज़ सुनते ही उसने फ़ोन काट दिया। वो बड़बड़ाने लगे, लोग फ़ोन मिलाते ही क्यों हैं जब बात नहीं करनी होती है। समिता को लगा कहीं चिराग का फ़ोन नंबर हो। वह वहीं फ़ोन के पास अपनी किताब लेकर बैठ गई। 2 घंटे बाद जब दोबारा फ़ोन आया तो उसने लपक कर फ़ोन उठाया। कोई नहीं बोला तो उसने कहा, मैं समिता बोल रही हूँ, प्लीज़ अगर तुम चिराग हो तो फ़ोन नहीं काटना। उधर से गहरी सांस लेने का स्वर सुनाई दिया। फिर चिराग ने बोलना शुरू किया, बताया कि वह मामा के यहाँ रहता है। सुनकर समिता को बड़ी शांति मिली, लेकिन उसके स्वर में उदासी को भांप गई तो पूछा, तुम्हें वहाँ अच्छा नहीं लग रहा है क्या? चिराग छुपा नहीं सका। अपने मन की सारी बातें उसने समिता को बता दी। बिंदिया ने बहुत समय से कोई साड़ी नहीं खरीदी थी। जो पहनती थी वो सब घिस गई थी। गिरधर को शादी में जो टीके के पैसे मिले थे उससे वह बहन के लिए एक साड़ी खरीद लाया। बस शालिनी ने सारा घर सिर पर उठा लिया। बिंदिया को बहुत बुरा भला कहा। देर हो रही थी। गिरधर उस समय तो स्कूल चला गया। रात को भी देर से आया और सीधे बहन के कमरे में चला गया। बिंदिया उदास बैठी थी। नई साड़ी एक तरफ पड़ी थी। गिरधर दुखी स्वर में बोला, कितना अभागा है ये भाई, अपनी बहन की दुख की घड़ी में ठीक से मदद भी नहीं कर सकता। उस बददिमाग औरत को कुछ कहूँगा तो वह तुझे और बुरा भला कहेगी। बिंदिया, भैया भाभी का दोष नहीं है, मेरी किस्मत खराब है। पहले देवरानी की सुनती थी, अब भाभी पर बोझ बन गई हूँ। गिरधर, मैं तुझे इस तरह अपमानित होते नहीं देख सकता। मैंने तेरा इंतजाम कहीं और कर दिया है। तुझे याद है ना, पिताजी से पढ़ने वह शिशिर आता था, कितनी मार खाता था। उसका बहुत बड़ा शोरूम है रेडीमेड गारमेंट्स का। मैंने उससे बात कर ली है। तू वहाँ सेल्स गर्ल की नौकरी करेगी और शोरूम के ऊपर एक छोटा सा कमरा है, तू वहीं रहेगी। शिशिर मदद करना चाहता है, पिताजी की बहुत इज्जत करता था, कमरे का कोई किराया नहीं लेगा। धीरे धीरे तू कारीगरों से सिलाई भी सीख लेना, तेरी आमदनी बढ़ जाएगी। बिंदिया तुरंत तैयार हो गई। वह बेबसी का जीवन जीते हुए थक गई थी। जानती थी परेशानियां आगे भी आएंगी, लेकिन अपने कमरे में आकर खुलकर सांस तो ले सकेगी। शिशिर उसका बहुत ध्यान रखता, छोटी बहन की तरह, लेकिन बिंदिया संकोच में रहती। उसे फिक्र रहती शिशिर की बीवी गलत मतलब न निकाल ले। उसका डर निराधार निकला। वह बड़ी हंसमुख और दयालु औरत थी। वह बिंदिया से बड़े अपनेपन से मिली। वह शिशिर के लिए दोनों समय का खाना घर से बनवाकर भेजती थी, तो उसने बिंदिया और चिराग के लिए भी टिफ़िन भेजना शुरू कर दिया। बिंदिया ने बहुत मना किया, लेकिन वह मानी नहीं। वह अपने बच्चों को कहीं घुमाने या फिल्म दिखाने ले जाती तो चिराग को अवश्य ले जाती। अक्सर उसे अपने घर बुलवा लेती और उसके बच्चों के साथ खेलने में चिराग को बहुत आनंद आता। बिंदिया के जाने के बाद चैताली 2-3 महीने अपने नोएडा वाले घर में रही, फिर किराएदार रखकर अपने पुत्र के साथ पति के पास अमेरिका चली गई। अनूप बहुत खुश हुआ पत्नी और पुत्र का साथ पाकर। अब उसे अकेलापन अखरने लगा था। दूसरा, उसके मन में चैताली के लिए इज्जत बढ़ गई थी। वह उसका शुक्रगुजार था कि उसने बिना उफ किए गगन की बीमारी में पैसा खर्च किया, हर तरह से बिंदिया को सहारा दिया। जब उसने बिंदिया और चिराग के विषय में पूछा तो चैताली ने झूठ बोल दिया कि उसने आधा घर किराए पर चढ़ा दिया और आधे हिस्से में बिंदिया रहती है। किराए के पैसे से उसका खर्च चलता है। अनूप निश्चिंत हो गया और चैताली बहुत खुश थी। जैसी जिंदगी वह चाहती थी उसे मिल गई। 4 साल कैसे निकल गए पता ही नहीं चले। 3 महीने रह गए थे भारत वापसी के। चैताली का लौटने का मन नहीं था। उसने अनूप से कई बार आग्रह किया कि वह कोशिश करके कुछ और साल अमेरिका में रहने की कोशिश कर ले। अनूप नहीं माना। उसे बिंदिया और चिराग की चिंता होने लगी थी। उसे समझ नहीं आता था कि उन दोनों से उसकी कभी भी बात क्यों नहीं हो पाती। जो भी सूचना मिलती चैताली के माध्यम से ही मिलती।
उसने भारत लौटने की ठान ली थी। क्रिसमस की लंबी छुट्टियां थीं। अनूप ने लौटने से पहले एक हफ्ते का घूमने का कार्यक्रम बनाया। चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। तीनों को बहुत मज़ा आया। लौटते समय गाड़ी चलाते हुए अनूप की झपकी लग गई और गाड़ी इतनी तेज़ गति में थी कि संतुलन बिगड़ने से दूसरी गाड़ियों से टकरा गई। भयानक दुर्घटना घटी। कई लोगों को चोटें आईं, लेकिन अनूप और उसका बेटा तो जीवन से हाथ धो बैठे। चैताली को बहुत चोट आई थी। एक हाथ और एक पैर की हड्डियां टूट गई थी। अस्पताल में ही होश आया था। जब पति और पुत्र के बारे में पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। बिस्तर पर पड़ी रोती रहती। कुछ भारतीय दोस्त थे जो बारी बारी से देखभाल करने आते। 3 महीने बाद यात्रा करने लायक हुई तो वापस भारत आई। बहुत ठगा हुआ सा और अकेला महसूस कर रही थी। 2 महीने के लिए कावेरी उसके पास आकर रुकी। अपने बच्चों को पति के साथ भोपाल छोड़कर आई थी। एक दिन कावेरी ने समझाने के उद्देश्य से कहा, इतने बड़े घर में तू बिल्कुल अकेली रहेगी। मेरी मान अपनी जेठानी और उसके पुत्र को बुला ले। तेरा समय भी कट जाएगा और तुझे सहारा भी मिल जाएगा। चैताली गुस्से से बिफर पड़ी। नाम मत लो उस नागिन का। उसके हाय ने उजाड़ दिया मेरा संसार। हमेशा जलती थी मेरी बढ़ती देखकर। कावेरी ने फिर इस विषय पर कुछ नहीं कहा। 2-2.5 महीने रहकर वह अपने घर लौट गई। धीरे धीरे चैताली ने आसपास सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेना शुरू कर दिया। मंदिर के हर आयोजन में सहयोग देती और शीघ्र ही कई संस्थाओं की सदस्य बन गई। बिंदिया को शोरूम में काम करते करते परिधानों के विषय में अच्छी जानकारी हो गई। समय निकालकर उसने फैशन डिजाइनिंग का डिप्लोमा कर लिया। कुछ आमदनी बढ़ी तो 2 कमरों का फ्लैट किराए पर ले लिया और चिराग की जिद पर फ़ोन भी लगवा लिया। अब चिराग और समिता को फ़ोन पर बात करने में कोई परेशानी नहीं रहती। घंटों एक दूसरे से मन की कहते। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। बिंदिया ने शिशिर और अपने भाई की मदद से एक बुटीक खोल लिया। अब वह रात दिन उसमें व्यस्त रहती और चिराग भी जितना हो सके मदद करता। चिराग इंजीनियरिंग कर रहा था। कई बार मन हुआ समिता से मिलकर आने का, लेकिन मुमकिन ना हो सका। मामा की तबीयत खराब रहने लगी थी और उनके बच्चों ने किनारा कर लिया था। चिराग ही उनकी दवा और इलाज का ध्यान रखता। हफ्ते में 2-3 बार अवश्य जाता। उनके बाजार, बैंक और इधर-उधर के काम कराता। माँ का बुटीक में भी हाथ बटाता। कपड़े लाना, अकाउंट देखना, आवश्यकता पड़े तो ऑर्डर की डिलीवरी करना और फिर पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देता। चिराग आगे MBA करने के लिए परीक्षा दे रहा था और समता भी कोशिश कर रही थी दाखिले की। दोनों ने सलाह मशवरा और यत्न करके नोएडा के एक ही कॉलेज में दाखिला ले लिया। चिराग ने रहने की व्यवस्था PG में की तो चैताली ने जिद करके समिता को अपने पास ठहरा लिया। दोनों ने फ़ोन पर पहले से ही निश्चित कर लिया था कि प्रथम दिन कक्षा में जाने के आधे घंटे पहले कॉलेज के बाहर कैफेटेरिया में मिलेंगे। दोनों की धड़कनें बहुत तेज़ हो रही थीं। पहली मुलाकात कैसी होगी, क्या कहेंगे, सोच सोचकर दोनों नर्वस हो रहे थे और उत्साहित तो थे ही। समिता की नज़र दूर से ही कैफ़े के बाहर खड़े नौजवान पर पड़ी तो विश्वास नहीं हुआ चिराग कितना स्मार्ट दिखने लगा है। उधर चिराग की भी यही प्रतिक्रिया थी जब उसने समिता को देखा। दुबली पतली, सुनहरे बाल, कितनी हसीन लग रही थी। दोनों आमने सामने खड़े थे, लेकिन संकोच के कारण मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। वैसे फ़ोन पर घंटों बातें करते थे। आखिर चिराग ने पहल की, चलो बैठकर कॉफ़ी पीते हैं। समिता ने हाँ करते हुए नज़रें झुका लीं। दोनों दोस्ती से अधिक एक दूसरे के प्रति ज़बरदस्त खिंचाव महसूस कर रहे थे। बहुत मुश्किल से पहले दिन दोनों समय से कक्षा में पहुंच पाए। अब दोनों का यह रोज़ का क्रम बन गया था। सुबह थोड़ा जल्दी निकलकर एक दूसरे से मिलते, कक्षा में साथ बैठते। समिता अपने टिफ़िन में चिराग के लायक भी लेकर आती और छुट्टी के बाद भी कुछ देर साथ समय बिताने के बाद विदा लेते। चैताली को बेचैनी रहती, समिता समय पर घर क्यों नहीं आती।
उसको अब अकेलापन अच्छा नहीं लगता था। समिता भले ही पढ़ाई करती रहे, चैताली को तो घर में उसकी उपस्थिति ही सुकून देती। 1.5 साल बीत गए थे और चैताली को चिंता होने लगी कि पढ़ाई खत्म होते ही समिता भोपाल चली जाएगी। उसे अब मृत्यु और बीमारी का भय सताने लगा था। कहीं वह रात को अकेली हुई और उसकी तबीयत खराब हो गई तो कैसे अपने आप को संभालेगी। वह समिता को लंबी छुट्टी होती तो भोपाल भी नहीं जाने देती। समिता के पास रात को तब तक बैठी रहती जब तक वह सो नहीं जाती। उसके लिए तरह तरह के व्यंजन बनाती, खरीदारी करती, उसकी सुविधाओं का ध्यान रखती। चैताली समिता पर भावनात्मक रूप से आश्रित हो गई थी, जबकि समिता को कई बार एकांत न मिलने से परेशान होती। वह चिराग से बात करना चाहती, लेकिन चैताली उसके आगे पीछे घूमती रहती। चिराग ने अपने प्रेम का इजहार तो कर दिया था, बस दोनों का पढ़ाई पूरी करके नौकरी मिलते ही शादी करने का विचार था। दोनों जानते थे कि इस रिश्ते को बड़ों का सहयोग और आशीर्वाद नहीं मिलने वाला, इसलिए विवाह करने के बाद सूचना देने का इरादा था दोनों का। समिता का जन्मदिन था और समिता चिराग ने उसी दिन जाकर कोर्ट में शादी कर ली। उधर चैताली कई दिन से वकील से कागजात तैयार करवाने में लगी थी। उसने निश्चय किया था इस बार जन्मदिन पर समिता को हैरान कर देगी। कावेरी भी सपरिवार आई हुई थी। बेटी की जन्मदिन की खुशी में घर में एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया था। कुछ और मेहमान भी बुलाए हुए थे। जब शादी करके समिता चिराग के साथ घर पहुंची तो सब जोर से चिल्लाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं देने लगे। चैताली ने उसे गले से लगाया और कागजात पकड़ा दिए। तभी सभी का ध्यान चिराग पर गया। समिता ने परिचय कराते हुए कहा, उन दोनों ने शादी कर ली है। चिराग ने आगे बढ़कर चैताली के पांव छूकर कहा, चाची आप कैसी हैं? चैताली हतप्रभ सी खड़ी चिराग को देख रही थी। तभी समिता ने उन कागज़ों के बारे में पूछा जो उसके हाथ में थे। चैताली वहीं सोफे पर धम से बैठते हुए बोली, ये मकान के कागजात हैं। मैंने मकान और अपनी सारी जायदाद तेरे नाम कर दी है।